मैं एक केस डिस्कस कर रहा हूँ जो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन बहुत है। ठीक है, और उसका यूज प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री रिंग्स बी वोल्ड इन फाइव फिंगर्स। मतलब तीन अंगूठियां हैं, ऐसे डिफरेंट नहीं लिखा हुआ लेकिन डिफरेंट ही माना जाता है अगर मेंशन नहीं हो तो। ठीक है, तो थ्री डिफरेंट रिंग्स बी वोल्ड इन फाइव फिंगर्स। फिंगर्स तो डिफरेंट है ही, तीन डिफरेंट अंगूठियों को पांच उंगलियों में कैसे डाला जाए। तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसे एक उंगली उठाया, एक उंगली में बारी बारी से एक अंगूठी, दो अंगूठी, तीन अंगूठी, यानी एक उंगली तीन अंगूठियों को तीन तरह से पहन सकती है, दूसरा भी तीन तरह से, तीसरा भी तीन तरह से। इसलिए वो तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन, यानी तीन का पावर पांच आ जाएगा। कोई लॉजिक इस तरह लगाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। प्रत्येक अंगूठी को उठाते हैं और बारी बारी इसमें डालते हैं पांचों में। तो एक अंगूठी को पांचों उंगली में पांच तरह से डाल सकते हैं, दूसरी को ही पांच तरह से, तीसरी को ही पांच तरह से। तो पांच गुने पांच यानी पांच का पावर तीन हो जाएगा। दोनों में सही कौन है, ये कंफ्यूजन बहुत बना रहता है। ठीक है, तो इसको समझने के बड़ा सिंपल तरीका ऐसा अपनाइएगा कि नंबर ऑफ वेज कैसे डिटरमिन होता है। कि दो अंगूठियां लीजिए, क्या दो अंगूठियों को आप एक साथ एक उंगली में पहन सकते हैं? तो जवाब हुआ कि हाँ, पहन सकते हैं। लेकिन एक अंगूठी को हम एक साथ दो फिंगर्स पे पहन सकते हैं? तो जवाब हुआ कि नहीं पहन सकते हैं। तो जो नहीं हो सकता है उसमें क्या करना होगा, जैसे एक अंगूठी को एक साथ दोनों उंगली में नहीं पहन सकते तो क्या करना होगा, बारी बारी से पहनना पड़ेगा। यानी एक बार इसमें एक बार इसमें। तो एक बार से मतलब एक मेथड, एक बार से मतलब दूसरा मेथड। तो नंबर ऑफ वेज वहां से डिटरमिन होता है जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास पांच अंगूठी, ये पांच अंगुलियां हैं, एक अंगूठी उठाए, एक अंगूठी को एक बार इसमें डाल देंगे, एक बार इसमें डालेंगे, क्योंकि दोनों में एक साथ नहीं डाल सकते। तो बारी बारी से पांच अंगुलियों में डाली जा सकती है। तो उसको लॉजिक फिर देते हैं कि ईच रिंग कैन बी word in five fingers in five different ways। ठीक है, हर उंगली के लिए एक मेथड। therefore required solution, क्योंकि हर अंगूठी के लिए ही करना है। तो पहली अंगूठी उठाए, पहले रिंग उठाए पांच उंगली में पांच तरह से, फिर दूसरा उठाए वही पांच तरह से, फिर तीसरा उठाए वही पांच तरह से। तो फाइव का पावर क्यों, यही राइट आंसर है। थ्री का पावर फाइव गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में आगे केसेस आता है कि किस तरह पहनी जाए अंगूठियों को अंगुलियों में, ताकि किसी भी अंगुली में एक से ज्यादा नहीं जाए या अधिक से अधिक जाए। ऐसा है कि इन हाउ मेनी वेज द रिंग्स कैन बी वोल्ड सो दैट ईच फिंगर कैन हैव एट मोस्ट वन रिंग। अधिक से अधिक एक रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन अंगूठियां हैं, पांच में डालना है तो किसी तीन ही में जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आप तीन अंगूठियों को तीन ऑब्जेक्ट ले लिए और पांच अंगुलियों को पांच सीट ले लीजिए। या इसको ऐसे कहिए कि पहला अंगूठी को हम डालेंगे पांच तरह से, दूसरे को डालेंगे रिमेनिंग चार में से कोई। अगर मान लीजिए पहला अंगूठी इसमें डाल दी तो बाकी चार में किसी दूसरे को डालेंगे, फिर बचे हुए तीन में किसी तीसरे को डालेंगे, दूसरी ऐसे। या ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप फाइव की थ्री लिख दीजिए कि फाइव अंगुलियां पांच सीट हो गई, तीन ऑब्जेक्ट हो गए, फाइव की थ्री। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में एक सवाल ऐसा हो सकता है कि कितने तरह से थ्री रिंग्स को फाइव फिंगर्स में पहना जाए कि कम से कम एक उंगली ऐसी हो जिसमें एक से ज्यादा अंगूठियां हो। ठीक है, तो ऐसे केस में पहले तो अंगुली सोचना पड़ेगा किस अंगुली में डालें, फिर अंगूठी चुननी पड़ेगी कौन सी, दो अंगूठी या तीनों अंगूठी डाला जाए। तो कई केसेस बनने लग जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि ऑल डिफरेंट वाले केस को हटा लेते हैं टोटल में से। टोटल कितना है, कितने तरह से तीन अंगूठियों में पांच अंगुली पहना जा सकता है, फाइव का पावर थ्री। ठीक है, तो हो जाएगा फाइव का पावर थ्री। और इसमें से वह केस हटा देते हैं जब अंगूठियां अलग अलग अंगुलियों में धारण की गई है। मतलब पांच उंगली तो मान लीजिए तीनों धारण की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी उंगली में दो या दो से ज्यादा नहीं पहुंची। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं, माइनस फाइव की थ्री कर देंगे। तो ऐसा करने का मतलब हुआ क्या हुआ कि अब कम से कम एक उंगली मिलेगी जिसमें दो अंगूठी रह सकती है या तीन अंगूठी रह सकती है। ठीक है, अब इसी तरह का सवाल आपको कई तरह के मिल सकते हैं। लैंग्वेज अलग दिखेगा, आपको पहचानना खाली होगा। जैसे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव डिफरेंट बॉक्स बी अरेंज्ड इन थ्री डिफरेंट बॉक्सेस। बात वही है, तीन बॉक्स हो गए, ऐसे ऐसे बनाएंगे वैसे ही। क्या दो बॉल एक बक्से में डाला सकता है? बिल्कुल डाला सकता है।
क्या एक बॉल को एक साथ दो बॉक्स में डाला सकता है? नहीं डाला सकता है। तो नहीं डाला जा सकता है, वहीं से नंबर ऑफ मेथड होगा। ठीक है, इसका मतलब एक बॉल को उठाएंगे, एक साथ दोनों में नहीं डाल सकते, एक साथ तीनों में नहीं डाल सकते, तो बारी बारी से डालेंगे। बारी बारी से डालना मतलब नए नए मेथड, नए नए वेज। एक बॉल उठाए, तीन में डालेंगे तीन तरह से, दूसरा उठा ले तीन तरह से, तीसरा तीन तरह से। इस तरह से हर एक बॉल को हम तीन तरह से डाल सकते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा इसमें 3 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सवाल ऐसा होता है, हाउ मेनी वेज कैन, कुछ ले लीजिए जैसे कि 4 डिफरेंट पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन, मान लीजिए कि 6 डिफरेंट बॉक्सेस की जगह रूम्स। मान लिया आप कहीं पार्टी कर रहे हैं, 4 आदमी आए लेकिन रूम 6 है, कैसे हम उसको सजाएं? तो जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, कंडीशन लगा दिया जाएगा कि जबकि प्रत्येक आदमी को एक ही रूम में ठहरना है, तो क्या करना होगा? एक आदमी उठाएंगे, 6 रूम 6 तरह से, दूसरे को, है ना? इसी तरह से ये मेथड चलता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है इन हाउ मेनी वेज द फॉलोइंग 5 prizes will be distributed among 10 students, first and second in math, first and second in physics and first in chemistry। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैथ के 2 प्राइजेस हैं, M1 M2, और फिजिक्स के हैं 2 प्राइजेस P1 P2, फिर केमिस्ट्री का एक ही। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहला प्राइज उठाते हैं फर्स्ट इन मैथमेटिक्स, कंडीशन दिया नहीं, हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 में से किसी को भी दे सकते हैं बारी बारी से, है ना? मान लीजिए कि कैंडिडेट का नाम है ABCD इस तरह से, तो A को भी दे सकते हैं, B को भी, C को भी। तो फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन 10 वेज, राइट? ठीक है, लेकिन जब सेकंड प्राइज की बात आएगी तो सेकंड प्राइज को केवल 9 वेज से, क्योंकि जिसको फर्स्ट प्राइज मिल गया उसको सेकंड प्राइज नहीं दे सकते ना, सेकंड के लिए तो दूसरे कोई सेकंड आया होगा, बाकी 9 में से। ठीक है, फिर क्या हुआ? P1, उसके बाद फर्स्ट प्राइज, तो फिर 10 स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास। क्यों हो जाएंगे 10? क्योंकि जो लड़का मैथ में फर्स्ट आया है हो सकता है कि वो फिजिक्स में भी फर्स्ट आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड P2, फिजिक्स का सेकंड प्राइज, वो भी 9 तरह का ही होगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट प्राइज फिर 10 तरह का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5 प्राइज बांटने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एडिशन रूल लगाएं कि मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कहा जाता कि 5 प्राइजेस में से किसी एक प्राइज को बांट देना है, तब तो ये ऐड कर देते हैं। ऑल द 5 prizes should be distributed। ठीक है, सारे प्राइज को बांटना है, मतलब यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट प्राइज ऑफ मैथ, देन सेकंड प्राइज ऑफ मैथ, देन फर्स्ट प्राइज ऑफ फिजिक्स, इसको सबको बांटना है। तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कितना हो जाएगा? 10 × 10 × 10 × 9 × 9, है ना? मल्टीप्लाई कर लिया, 10 3 बार आया, 9 2 बार आया, कितना हो गया? 81 ऐसे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है द साइड्स AB BC C ऑफ ए ट्रायंगल ABC हैव 3 4 and 5 इंटीरियर पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली ऑन देम। मतलब एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AB पर 3 पॉइंट, तो AB पर 3 पॉइंट ऐसे लेता हूं, 1 2 3 पॉइंट इंटीरियर है, मतलब इसको छोड़कर है। BC पर 4 है, ऐसे 1 2 3 4 ये हुआ, और CA पर 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स इंटीरियर। अब पता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस पॉइंट्स एज वर्टिसेस। मतलब इन पॉइंट्स को लेकर ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? आपके दिमाग में क्या आता है? एक तरीका है कि साइड AB का कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसको यहां से मिलाते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे। ठीक है, ये इसका 2 पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये और ये 2 पॉइंट है, इसको यहां से मिलाते हैं ऐसे। ये इसका 2 पॉइंट ले लिया और यहां से मिला दिया ऐसे, इस तरह से। ये लेंथी प्रोसेस है कि इसमें से 2 लिए और इनमें से कोई एक, इनमें से 2 लिए, इनमें से कोई एक, इनमें से 2 लिए, इन दोनों में से कोई एक, या तीनों में से एक एक। तो कई केसेस बन गए, लंबा हो गया। आसान तरीका क्या है कि आप टोटल देखो कितने पॉइंट्स हैं, तो 5 4 9 3 12, टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो 12 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लें, तो हम क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम 3 + 4 + 5 पॉइंट्स बराबर हो जाएगा 12C3। तो किसी भी 3 पॉइंट का कलेक्शन ले लेना, ज्वाइन कर दो, क्या होगा? ट्रायंगल बन जाएगा। इतने ट्रायंगल बनने चाहिए थे।
ठीक है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या है कि अगर ये जो 3 पॉइंट अगर सेम साइड पे, जैसे इसी साइड का हम ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, फिर से मिलाएं, क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी कि जो 3 पॉइंट्स ले रहे हैं वो तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गया तो क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो 3 पॉइंट्स के जितने कॉम्बिनेशन है वो ट्रायंगल बनेंगे, एक्सेप्ट कि वो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर ना आ गए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स lost due to collinearity of points, मतलब कि पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ गए हैं तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए जैसे यहां 3 है, इन 3 में से अगर कोई 3 चुन लेते हैं इतना ग्रुप बनेगा, लेकिन इस ग्रुप ने ट्रायंगल नहीं दिया। इन 4 में से कोई 3 ले लेते हैं, है ना, क्या होगा, इतने बनने चाहिए थे, बने नहीं। इस 5 में से कोई 3 चुन नहीं है ना, जैसे मान लीजिए एक ये, इसको यहां से ज्वाइन कर दिए, फिर इसको यहां ज्वाइन कर, फिर इसको ज्वाइन कर, नहीं बना। ये पॉइंट लिए, फिर इसको इससे ज्वाइन करिए, फिर इसको इससे ज्वाइन किए, फिर से ज्वाइन किए, तो ये है ना पी क्यू आर। अगर इन तीनों को ज्वाइन कर क्या होगा, ट्रायंगल नहीं बनता है। तो 5 से 3 ग्रुप बन सकता है जो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हुआ, हो जाएगा टोटल जो 12C3 था, इतना बनना चाहिए था लेकिन इतना लॉस कर गया, इसको घटा देंगे आप, ठीक है। इस तरह से सॉल्व। हमारे सामने अगला सवाल है, 6 लेटर वर्ड्स आर फॉर्म। देखिए वर्ड बनाना है मतलब परमुटेशन हो गया, फॉर्म ईच कंटेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स, मतलब जो 6 लेटर वर्ड होंगे उसमें कंडीशन लगा दिया गया है, उसमें 4 कॉन्सोनेंट्स होना ही चाहिए, 2 वोवेल होना ही चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द वर्ड गणेशपुरी, मतलब इन्हीं में से आपको इस्तेमाल करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अगर ये कंडीशन नहीं लगाया गया होता, ये कंडीशन, तुम्हारे पास देखिए 4 3 7 3 10 लेटर है, ऑल डिफरेंट, है ना, और 10 में से 6 चुनते, यानी कि 10C6 का सिलेक्शन और उसका म्यूचुअल परमुटेशन फैक्टोरियल 6, या डायरेक्ट आप 10P6 ले लेते, हो जाता आंसर, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास गणेशपुरी वर्ड में देखिए 1 ये 2 ये 3 4 वोवेल है, तो इसका मतलब हुआ कि 6 कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। अब जो हम वर्ड बनाएंगे उस वर्ड में 4 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आपको सिलेक्शन करना है 4 कॉन्सोनेंट्स का एंड 2 वोवेल्स का। तो पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा कि फ्रॉम 6 consonants 4 consonants can be selected in 6C4 ways, and यानी into from 4 vowels 2 vowels can be selected into 4C2 ways, ठीक है। इस सिलेक्शन हो गया। अब आपके पास क्या है, 4 consonant 2 vowel मौजूद है एंड ऑल आर डिफरेंट। उन सिलेक्टेड जो 6 लेटर्स हैं उनको 6 प्लेस पर अरेंज करेंगे तो 6 लेटर वर्ड बन जाएगा। तो इसलिए क्या करना होता है, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह सिंपली ये सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगले फंडामेंटल क्वेश्चन को सीखते हैं, और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ भी है, 2 बार आया हुआ, लेकिन है फंडामेंटल क्वेश्चन। कहता है 18 गेस्ट्स हैव टू बी सीटेड half on each side of a long table. 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on the other side. मतलब ये हुआ कि आप ऐसा समझिए कि आपके घर में कोई पार्टी है छोटी मोटी, उसमें आपने 18 लोगों को इनवाइट किया है, और ये जो 4 पर्टिकुलर गेस्ट हैं तो आप वीआईपी समझ लीजिए, ये आपके खास हो गए, उनको आपने इनवाइट किया था। वो कहते हैं कि हम सीट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। पर्टिकुलर साइड का मतलब हुआ कि मेज का कोई एक साइड है जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो पहले से फिक्स है, उसको बदल नहीं सकते आप। मतलब जैसे अगर इस साइड को हम पर्टिकुलर साइड कह दें, पर्टिकुलर साइड है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार ये पर्टिकुलर साइड लेंगे एक बार वो लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। पर्टिकुलर साइड मतलब जो पहले से एक खास साइड है जो उनको अच्छा लग रहा है, वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकते। अब क्या है कि इसमें 9 सीट्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 सीट, 4 3 7 2। उसी तरह से इधर मान लीजिए 9 सीट है, 1 9 सीट, ठीक है। तो ये जो 4 पर्टिकुलर गेस्ट हैं वो कहते हैं कि हम इधर साइड में बैठेंगे, और 3 दूसरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम उस साइड में बैठेंगे।
ठीक है। तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि गेस्ट 4 हैं और ये सीट कितना है, 9 सीट है। तो हम लैंग्वेज लगाएंगे कि अपॉन 9 पर्टिकुलर सीट 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट इन 9p4 वे। याद कीजिए कि सीट ज्यादा है आदमी कम, तो फॉर्मूला लगाते हैं सीट p आदमी 9p, ठीक है। उसी तरह ये 3 जो गेस्ट हैं वो दूसरी तरफ इधर बैठेंगे, इधर भी 9 सीट है और 9 सीट पर 3 आदमी बैठे हैं, कितने तरह से, इंटू 9p3 गेस्ट ऐसे, ठीक है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि हम इसको इंसर्किल करते हैं, सपोज करिए कि 4 आदमी ऐसे बैठ गए, 1 2 3 4 ऐसे बैठ गए और 3 आदमी अपोजिट साइड पर बैठ के, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे बैठे। तो इन 4 वीआईपी के बैठने के बाद 3 जो वीआईपी है अदर साइड बैठना चाहते हैं, उनके बैठने के बाद कितनी सीट खाली रह जाएगी, 11 सीट खाली रह जाएगी। और आपके पास गेस्ट कितने हैं, 18 माइनस 7 यानी 11। तो अपॉन रिमेनिंग 11 सीट 11 कैंडिडेट को बिठाएंगे कितने तरह से, इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 11 ऐसे, ठीक है। सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है इसको बनाने का कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि ये पर्टिकुलर गेस्ट हैं, वो कहते हैं हम बैठेंगे तो उधर ही, लेकिन और कौन 5 आदमी जाएगा, उनको भी बुला दो भाई, जाएंगे बैठने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो 11 गेस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 4 वीआईपीज पर्टिकुलर साइड के लिए, 3 अदर्स अदर साइड के लिए, इनको छोड़कर बचे कितने, तो 18 माइनस 4 माइनस 3 11। तो 11 में से किसी 5 को यार भेजना होगा, तब ना ये 5 4 9 का ग्रुप बनेगा इधर बैठने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 11 में 5 का सिलेक्शन कर लेते हैं और इन 5 को कहते हैं भैया आप इनके साथ अटैच हो जाइए। तो ये इनके साथ जाएंगे, 5 और 4 कितना हुआ, 9 हो जाएगा। ये 9 आदमी इस पर्टिकुलर साइड में बैठेंगे फैक्टोरियल 9 तक से, ठीक है। लेकिन जो 6 छूट गए, बच गए, वो बचे हुए 6 जो है वो इनके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो 6 + 3 9, वो 9 आदमी इधर बैठे हैं कितने तरह से, फैक्टोरियल 9 तरह से, जिसका जवाब होगा 11c5 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 9। आपको देखने में दोनों अलग लग रहा होगा, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों बिल्कुल एक ही आंसर देखेगा आपको, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है फंडामेंटल नॉलेज का और ये भी आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। कहता है इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स। नंबरिंग कर देने का मतलब सारे सीट को आप डिफरेंट मान लीजिए, 3 इन द फ्रंट एंड 4 एट द बैक, ठीक है। मतलब कि समझाने के लिए मान लीजिए कि वैन इस तरह ले रहे हैं और मान लीजिए कि यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके आगे ये 3 सीट फ्रंट में है और 4 बैक में, ऐसा, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा वैन भी होगा, ठीक है। और इसमें भी यही व्यवस्था है, इसमें भी पीछे 4 सीटें होंगी और आगे 3 सीट होगी, ठीक है। यहाँ भी 4 पीछे, ये ड्राइवर के होगा 3। तो सीट टोटल कितने हैं आपके पास, 7 इसमें और 7 इसमें, यानी 14 सीट हो गई। तो 14 सीट हैं और कोई भी 2 सीट को आइडेंटिकल हम नहीं कर सकते, क्या है, सारे के सारे डिफरेंट सीट्स हैं। और बैठने वाले कितने हैं, 3 और 9 12, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपॉन 14 वैकेंट सीट्स दिस 12 कैन बी सीटेड इन 14p12 वेज। डायरेक्ट सीधे यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीट ज्यादा आदमी कम है तो सीट की आदमी का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, बात खत्म। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है वो इंटरेस्टिंग है कि हाउ मेनी सिटिंग एलिमेंट्स आर पॉसिबल if 3 girls should sit together in a back row on adjacent seats। ये ध्यान देने का है, क्या भाई, 3 जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि हम गाड़ी के बैक रो में बैठें और वो भी एडजेसेंट या टुगेदर, ठीक है। तो एक साथ बैठना है और एडजेसेंट सीट पर बैठना है, बात एक ही है। तो या तो हम ऐसे बिठा दें लगातार इधर से जी 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 ऐसे 3 बिठा दें। दूसरा तरीका है कि राइट से एडजेसेंट कर दें, जी जी जी, इधर से तीनों बैठे या इधर से तीनों बैठे ऐसे, ठीक है। इसमें इस तरह का सेटिंग नहीं चलेगा, जी जी और ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि तीनों लगातार नहीं हुई, ऐसा नहीं होना। अगर ऐसा रहता, अगर ये टुगेदर टर्म या एडजेसेंट टर्म दोनों हटा दिया गया होता ना, तब आप इसमें क्या होता कि 4 सीट पर 3 लड़कियों को बैठाने के लिए हम लोग फार्मूला 4p3 यूज करते हैं, है ना। अभी ये फार्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि उनको एक साथ बैठना है, अपॉन एनी 3 सीट्स नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये केस तो हट गया। तो क्या करना होगा, लेफ्ट से एडजेसेंट एक केस, राइट से एडजेसेंट 1 2 3 ये केस, यानी 2 केस। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एडजेसेंट फ्रॉम द लेफ्ट, एडजेसेंट फ्रॉम द राइट। फिर अनदर 2 आएगा इस वैन के लिए, यहाँ के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहला 2 हुआ एडजेसेंट फ्रॉम द लेफ्ट और एडजेसेंट फ्रॉम द राइट, ये दूसरा 2 हुआ 2 वैन्स के लिए, ठीक है।
अब देखो कि वंस द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स इज मेड, मतलब कि मान ली कि यहाँ ऐसे बैठी है लड़कियां, तो 1 2 3 ये 4 खाली रहा और इसमें 7 खाली रहा, कितना खाली रहा 11, 7 इधर का और 4 इधर का, 11 सीट, और 11 सीट पर 9 बॉयज को बिठाना है, तो कैसे बिठाएगा 11 की 9 डेज, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आ गया कि गर्ल्स जो बैठी हैं ये 3 गर्ल्स तो आइडेंटिकल नहीं होगी ना, तो उनका म्यूचुअल परम्यूटेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 2 into 3 into factor 3 into 11 की राइट, ठीक है। अभी आपके सामने एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। कहता है एरिक हैज 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 4 शूज कैन बी चूजन सो दैट देयर विल बी नो कंप्लीट पेयर, एग्जैक्टली 1 पेयर, एट लीस्ट 1 पेयर, ठीक है। पहले नो कंप्लीट पेयर की ही बात करते हैं। 5 डिफरेंट पेयर्स ऑफ शूज कहने का मतलब हुआ कि या तो उनकी अगर सेम नंबर है तो डिजाइन डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है ना, ब्रांड डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है सेम, ठीक है, ये समझना है डिफरेंट है। तो शूज कैसे होंगे, हमें 4 चुनना है और ऐसा चुनना है कि पेयर बने ही नहीं। तो आप इसको ऐसा करिए कि जैसे कि लेफ्ट होंगे 5 और राइट होंगे 5, मतलब प्रत्येक पेयर में लेफ्ट होता है राइट होता है, 5 पेयर का मतलब 10 शूज होते हैं, इसमें 5 लेफ्ट होगा 5 राइट। अब इसमें से ऐसा सिलेक्शन करिए कि पेयर ना बने। एक तरीका ऐसा है कि हम जो 4 शूज सेलेक्ट करें वो चारों का चारों लेफ्ट ले लेते हैं, राइट ले ही नहीं, तो क्या होगा पेयर नहीं बना। वाइस वर्सा कि चारों राइट ले लेते हैं, 0 से ले लेते हैं, तो पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो 5 राइट शूज मिलेंगे उसमें से कोई 4 लेंगे तो पेयर कैसे बना, पेयर के लिए तो लेफ्ट वाला भी चाहिए, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए वाइस वर्सा चल रहा है इसमें। दूसरा एक तरीका ऐसा था कि 3 लेफ्ट वाला लेते हैं और 1 राइट वाला, ठीक है, लेकिन ये राइट वाला ऐसा होना चाहिए कि जो लेफ्ट वाला आपने लिया है उसका वो काउंटर पार्ट ना हो। इसको फिर समझिए ऐसे कि लेफ्ट जो है ना, हम उसको लेफ्ट और राइट के लिए हम उसको क्या करते हैं कि मान लीजिए जूता का नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि हुआ अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, गामा, गामा डैश, डेल्टा, डेल्टा डैश, थीटा डैश, जूते का नेमिंग कर देते कि मान लीजिए अल्फा ब्रांड का जूता है, अल्फा लेफ्ट, अल्फा बीटा, बीटा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम 3 मान लीजिए ये 3 चुन लिए लेफ्ट वाला, तो राइट वाला जो एक चुनना होगा वो इन तीनों में से आपको नहीं सेलेक्ट करना, नहीं तो फिर पेयर बन जाएगा। हमें पेयर नहीं बनाना है, इसका मतलब कि बचे हुए जो 2 है, मतलब जो लेफ्ट सेलेक्ट हुआ उसका काउंटर पार्ट जो हुआ, उसका जो पेयर है उससे नहीं चुनना है, रिमेनिंग में से चुनना है। तो ये जो 1 सेलेक्ट हुआ कहां सेलेक्ट हुआ, दिस 1 शुड नॉट बी सिलेक्टेड, नॉट फ्रॉम द पेयर्स ऑफ selected लेफ्ट शूज, यानी बाईं तरफ जो शूज चुना गया, बायां शूज जो चुना गया उसके पेयर से आपको ये नहीं चुनना है। ये बायां 3 चुना है तो इसका जो पेयर है ये 3, इसको छोड़ दो, बाकी 2 में से कोई एक चुनना है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब 1 and 3 ऐसे चलेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि 2 लेफ्ट का हो 2 राइट का हो, और यही चलेगा। और यहां एक कंसेप्ट और समझिएगा कि 2 डिफरेंट ग्रुप से, ये लेफ्ट है और ये राइट है, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो डिफरेंट ग्रुप से अगर अनइक्वल नंबर सेलेक्ट करते हैं 4 0 0 4, तो उसका वाइस वर्सा रहता है 3 1 1 3। लेकिन जब सेम नंबर चुनेंगे उसको एक्सचेंज करेंगे, अगर मान लीजिए 2 यहां से 2 यहां से, तो ये दोनों एक ही चीज हो गई। तो जब 2 डिफरेंट ग्रुप से इक्वल सेलेक्ट करते हैं तो उनका वाइस वर्सा नहीं होता है, ठीक है, अनइक्वल सेलेक्ट करेंगे तो वाइस वर्सा, ठीक है। अब रह गया इसका नंबर ऑफ वेज कैसे लिखिएगा। नंबर ऑफ वेज देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, समझिएगा। 5 में से 4 हो गया 5C4 और 5 में से 0 यानी इनटू 5C0, ठीक है, और ये दोबारा रिपीट हो रहा है 4 0 4, इसको भी लिख सकते हैं 5C4 इंटू 5C0 यानी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका हो गया। अब इसमें आते हैं ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5C3, 5 में से कोई 3, लेकिन यह एक इनका जो पेयर 3 था उसको छोड़कर 2 में से कोई एक लेना, रिमेनिंग 2 में से, तो इंटू लिखेंगे इंटू 2C1। समझ में आ रहा है चीज कि ये जो 3 है ये 3 इस 5 में से कोई भी ले सकते हैं, एनी 3, ये 3 ये 3 ये 3 को ले सकते हैं, लेकिन जो 3 लेफ्ट वाला हो गया उसके पेयर को छोड़ देना राइट पेयर को, तो राइट पेयर बचे तो उन्हीं में से कोई एक लेना होगा ताकि पेयर नहीं हो, ठीक है।
एंड वाइस वर्सा मतलब इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर 2 होगा प्लस 5c2 कोई दो। अब जैसे मान लीजिए इसमें से 2 ले लें, ये 2 ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा, ये 2 छट जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर 3 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, इन 3 में से कोई ले लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे 5c2 into 3c2, लेकिन इसमें आप 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड है इसका, लेकिन फंडामेंटल मेथड ध्यान रखिएगा, ये सबसे जरूरी चीज होता है समझने के लिए, ठीक है। दूसरा मेथड ये है इसका, हालांकि वो शॉर्टकट है, वो हर बार नहीं लागू होता है, फंडामेंटल ये इसी को पहले सीखना चाहिए। एनीवे फिर भी शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूं। शॉर्टकट ये है कि हमें तो फाइनली 4 फ्यूज चाहिए और वैसा कि डिफरेंट हो, पेयर नहीं होना चाहिए, तो 5 में से पहले 4 पेयर ही ले लीजिए, मतलब जो लेफ्ट राइट करके अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा ऐसे 5 पेयर लेते हैं, 5 में से 4 पेयर ही ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक पेयर लिया है अल्फा अल्फा डैश, फिर लिया बीटा बीटा डैश, है ना, गामा गामा डैश, ठीक है, टी टी डैश, ये मान लीजिए 4 पेयर हमने ले लिए, 5 में से कोई 4 ले लिया, ठीक है। अब इस पेयर को पकड़ेंगे और इसमें से एक चुन लेंगे, एक छोड़ देंगे, 2c1, 2 में से एक चुनना मतलब एक छोड़ देना, फिर इसमें से 2 में से कोई एक चुनेंगे, फिर इन 2 में से कोई एक चुनेंगे, फिर इन 2 में से एक चुनेंगे, तो हर एक में से एक एक निकालते गए, जैसे मान लीजिए ये निकाले ये निकाले ये निकाले ये निकाले, तो क्या हुआ 4 डिफरेंट आ गए हमको, और ये छूटता भी चला गया, तो जो छूट गया तो पेयर ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा देखिएगा, इसको सम करने से वही आंसर आ रहा है। आपके दिमाग में बात आ गई कि यही किया जाए, लेकिन ये शॉर्टकट है ना, फंडामेंटल्स पहले सीखना चाहिए। चलिए एक पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली 1 पेयर कैसे बनाएं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 पेयर अगर आप शॉर्टकट सीख रहे हैं तो शॉर्टकट से चलिए, एग्जैक्टली 1 पेयर कैसे बनाएं। एग्जैक्टली 1 पेयर के लिए पहले हम क्या करेंगे कि 5 पेयर में से एक पेयर चुन लेते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा अल्फा डैश चुन लीजिए, चलिए जूता तो 4 चुनना है, 2 और बच गए आपके सामने, और पेयर कितने बच गए, 5 में से एक पेयर चुन ली, मतलब ये रहा, बच गए 4 पेयर। इस 4 पेयर में से हमने 2 पेयर फिर चुन लिए। अब जो 2 पेयर चुना, मान लीजिए उसका नाम है बीटा बीटा डैश टी टी डैश, ठीक, ये 4 में से रिमेनिंग 4 में से 2 पेयर, ठीक है, लेकिन एक पेयर रखना है, और ये जो 2 पेयर लिए हैं उसमें 2 ही चाहिए पेयर कंप्लीट ना हो, बात समझिएगा, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो 2 लेना चाहिए वो दोनों क्या डिफरेंट है, यानी बीटा डैश ले तो बीटा छोड़े, टी ले तो टी डैश छोड़े, इसलिए क्या करना होगा 2c1 into 2c, ऐसे कर लेना होगा, ठीक है, एक तरीका होगा, ठीक है। अगर शॉर्टकट जाइए, सॉरी ये फंडामेंटल्स जाइएगा तो फंडामेंटल्स कैसे लाएंगे, ठीक, 5 में से एक चुन लिए 5c1, और यहां बच गया आपके पास 4 लेफ्ट और 4 राइट, तो 4 लेफ्ट 4 राइट है और 2 चूज करना है, तो 2 कैसे चूज कीजिएगा, तो हो सकता है कि 2 लेफ्ट लें 0 राइट, या 2 राइट लें 0 लेफ्ट, या 1 लेफ्ट 1 राइट, लेकिन ये जो है, ये जो राइट होगा नॉट फ्रॉम द पेयर ऑफ सेलेक्टेड लेफ्ट, ऐसा होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होगा 4c2 into 4c0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये कितना होगा 4c1, ये कितना होगा 4c1 नहीं 3c1, क्यों 4 में से कोई एक ले लिया ना, तो उसके पेयर को छोड़ कर ये बचे 3 में से कोई एक लेंगे, ये डेटा है, और इसमें फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा जो एक पेयर हमको चाहिए जो ले चुके हैं, 5 में से कोई एक 5c1, ऐसे। तो या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, लेकिन फंडामेंटल सीखना चाहिए, शॉर्टकट जानना है तो भी फंडामेंटल सीखना चाहिए, ठीक है। तीसरा है एटलीस्ट 1 पेयर, एटलीस्ट 1 पेयर के लिए क्या करना होगा, कम से कम एक पेयर, मतलब ये 4 मिलता है या तो एक पेयर या 2 पेयर, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं दोनों पेयर लेने के लिए, ठीक है। तो एक तो तरीका शॉर्टकट उसका भी है कि 10 में से 4 चुन लिए 10c4 और माइनस 9 पेयर घटा देंगे, एटलीस्ट 1 पेयर आ जाएगा,